मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हिंदी गद्य की विधाओं में जो अंतर अब तक मैंने आपको बताया था, उन्हीं में से एक आत्मकथा और डायरी में से अंतर आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आत्मकथा और डायरी होती क्या है? दोनों में ही लेखक होता है और जो स्वयं की कथा लिखता है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या है? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होगा आत्मधन कथा, अर्थात स्वयं की कथा या अपनी कहानी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्म यानी स्वयं, कथा यानी कहानी। तो स्वयं की जो कहानी होती है उसको आत्मकथा कहते हैं। लेखक के द्वारा अपने ही जीवन की घटनाओं का वर्णन करने वाली कथा, यानी कि जो लेखक होता है उसके द्वारा स्वयं के जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करने वाली कथा या कहानी को आत्मकथा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं या प्रसंग का यहाँ प्रसंगों कर सकते हैं, प्रसंगों का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर निष्पक्षता और सच्चाई से लिपिबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा क्या किसे कहते हैं? कि जब लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं को या प्रसंगों को अपनी स्मरण, अपनी याददाश्त के हिसाब से उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर, उसमें कोई झूठ नहीं हो और इसमें किसी पक्षपात नहीं हो, तो उसको लिपिबद्ध करता है यानी लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो यानी इसमें जो लेखक जो अपनी घटनाओं का यथार्थ वर्णन करता है, अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी होती हैं उनका वो यथार्थ वर्णन करता है, तो उसी को इसको हम कह सकते हैं कि ये एक आत्मपरक विधा है। यानी कि स्वयं को जो परख के लेखक लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। चलिए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। बनारसी दास जैन अर्धकथानक, जो कि उन्होंने 1641 ईस्वी में लिखा था। तो बनारसी दास जैन इन्होंने अर्धकथानक लिखा था मतलब 1641 ईस्वी में, और ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था और इसको हिंदी ब्रज भाषा की प्रथम आत्मकथा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने अपने जो इसको कथानक क्यों कहा? ये आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि इन्होंने अर्धकथानक आत्मकथा का नाम इसमें क्यों दिया है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने जीवन के 55 यानी 55 वर्ष में इन्होंने ये लिखी थी। अब तो इसको उनके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने जीवन का अपना आधा पड़ाव पूर्ण कर लिया था, इसलिए इन्होंने इसको अर्धकथानक कहा है। अर्धकथानक यानी कि उन्होंने जीवन का जो आधा हिस्सा जी चुके थे उसके बारे में लिखा था, इसलिए उन्होंने अर्धकथानक इसको नाम दिया। महात्मा गांधी आत्मकथा। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी थी, ये आप लोगों को सबको पता ही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेरी आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखी है और बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा लिखी है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी। तो इस तरह और भी आत्मकथा लेखक हैं, बहुत सारे आत्मकथा लेखक हैं। अब हम इसके आवश्यक बिंदु देख लेते हैं, यानी कि इस आत्मकथा लिखने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन से आवश्यक बिंदु हैं। तो आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है। जो आत्मकथा होती है वो हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी सब्जेक्टिव होती है, यानी लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है, इसलिए इसको आत्मपरक या व्यक्तिपरक कह सकते हैं।
आत्म परीक्षण हो। इसमें क्या ज़रूरी है कि इसमें अपना जो लेखक जो अपने बारे में लिख रहा है, स्वयं के बारे में लिख रहा है, यानी अपना पूरा अपने जीवन का जो भी हिस्सा वो उसमें ले रहा है, उसमें उसका पूरा आत्म परीक्षण, स्वयं का परीक्षण करके वो उसका सार निकाल के उसमें लिखा हो। अगला है पात्र, स्थान, समय, घटनाएं, संघर्ष, परिणाम और कथानक हो। और क्या होना चाहिए इसमें? आत्मकथा में पात्र होने चाहिए, स्थान होना चाहिए, समय होना चाहिए, घटनाएं होनी चाहिए कि इस स्थान पे इस पात्र ने ऐसी ऐसी ये घटनाएं घटित हुई, संघर्ष क्या क्या संघर्ष हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, और कथानक यानी कथा वस्तु होनी चाहिए। यह अनुभवगत सत्य हो, यानी कि जो भी कथा लिख रहा है लेखक, जो भी आत्मकथा लिख रहा है उसने जो अनुभव किया हो वो उसको सत्यता से लिखा जाना चाहिए। लेखक या आत्मकथा के नायक के संपूर्ण विवेचन का सुदृढ़ आधार हो। लेखक या जो नायक होता है आत्मकथा का, उसके संपूर्ण विवेचन का एक मजबूत आधार होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ जो भी बिंदु हैं उनको सोच समझ के सही से लिखा जाना चाहिए। यह दर्पण के समान साफ, सत्य, सहज, सरल और निर्भीक अभिव्यक्ति हो। तो ये क्या होनी चाहिए? जैसे दर्पण होता है ना, शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो बिल्कुल साफ होता है, तभी हमें उसमें, अगर उसको गंदा होगा तो हमें उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दर्पण के समान साफ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, यानी उस कथा में सच्चाई होनी चाहिए, सहज और सरल होना चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और निर्भीकता से, चाहे उस कथा से किसी के ऊपर या कोई भी ऐसे व्यक्तियों का भी उसमें वर्णन हो सकता है जिनसे डर के रहना हो, लेकिन निर्भीक हो के उसकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए इसके आवश्यक बिंदु। अब हम देख लेते हैं डायरी। तो सबसे पहले डायरी का अर्थ देखते हैं। डायरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डायरियम शब्द से हुई है। तो डायरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? लैटिन भाषा के जो डायरियम शब्द से हुई है, तो इसीलिए डायरी इसका नाम पड़ा। हिंदी में डायरी का अर्थ होता है दैनंदिनी। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दैनंदिनी। डायरी शब्द तो लैटिन भाषा का है, लेकिन हिंदी का इसका अर्थ डायरी का मतलब होता है दैनंदिनी, यानी कि दैनंदिनी यानी जो प्रत्येक दिन के जिसमें हम लेखा जोखा रखते हैं। आत्मकथा शैली में लेखक के द्वारा व्यक्तिगत गतिविधियों और विचारों का दृश्य और श्रव्य रिकॉर्ड, यानी इसको कह सकते हैं कि लेखक आत्मकथात्मक शैली के द्वारा उसमें अपनी व्यक्तिगत जो उसकी स्वयं की गतिविधियां होती हैं, विचार होते हैं, उनका दृश्य और श्रव्य का एक रिकॉर्ड है, एक लेखा जोखा होता है, वो डायरी होती है। अब देखते हैं डायरी की परिभाषा। जब कोई लेखक प्रतिदिन की व्यक्तिगत घटनाओं और अनुभवों का तिथि और समय के साथ क्रमबद्ध वर्णन करता है तो उसे डायरी कहते हैं। यानी कि जब कोई लेखक होता है वो अपने प्रतिदिन की घटनाओं को, अनुभवों को समय के साथ उसमें तारीख डालता है, नहीं तिथि डालता है और समय डालता है, उसके साथ क्रमशः जो क्रमबद्ध वर्णन करता है उसको डायरी कहते हैं। तो वैसे परंपरागत रूप से डायरियाँ हस्तलिखित होती थी। डायरियों को देखा होगा कि वो हाथों से लिखी जाती थी, परंतु आजकल डिजिटल भी हो गई हैं। डायरी हमें क्या करती है? डायरी से हम क्या समझते हैं? डायरी हमें अपने विचारों, अपने निजी अनुभवों या भावनाओं और घटनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। कैसे? जैसे हम प्रतिदिन की अपनी कुछ मुख्य घटनाओं को उसमें लिखते हैं, तो हमको वो एक व्यवस्था सी बन जाती है कि हमारे आज
क्या हुआ था। हम कभी ये भी लिखते हैं कि हमको अभी आज हमको ये काम करना है, इस टाइम हमें ये काम करना है, ये सारा इसमें लेखा जोखा होता है। और इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो मानसिक तौर पर स्वयं को बहुत हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं होती उसने, क्योंकि उसने डायरी में नोट कर लिया है। तो अगर वो कुछ भूलता है तो अपनी डायरी को पढ़ सकता है। तो इस तरह हमने इसकी परिभाषा देखी। अब उदाहरण देखते हैं। श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी 1946। श्री राम शर्मा ने सेवाग्राम नामक डायरी लिखी थी 1946 में। तो जो श्री राम शर्मा ने जो डायरी लिखी थी उसको प्रथम डायरी लेखन में रखा जाता है, यानी कि श्री राम शर्मा को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। और यानी कि श्री राम शर्मा ने जैसे डायरी को गद्य विधा के रूप में शुरू किया था, ऐसा माना जाता है। आगे है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी में लिखी थी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी में लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में लिखी थी। इस तरह डायरी लेखक भी बहुत हुए हैं, बहुत सारी डायरियाँ लिखी गई हैं। तो अब हम इसके आवश्यक बिंदु देख लेते हैं कि डायरी लिखने के लिए क्या आवश्यक है। तो डायरी शुरू करने से पहले तिथि दिन वह समय लिखना आवश्यक है। डायरी क्या है? डायरी जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तिथि लिखते हैं, यानी डेट लिखते हैं, दिन लिखते हैं, समय लिखते हैं, ये लिखना आवश्यक होता है। और अंत में जब हम पूरे दिन का ब्यौरा लिख देते हैं उसके बाद अपना स्वयं के हस्ताक्षर करना भी आवश्यक होता है, ताकि ये रहे कि ये डायरी आपने ही लिखी है। भाषा सरल व स्पष्ट हो, और डायरी की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षिप्तता हो, और डायरी में संक्षिप्तता हो, यानी कि बहुत वृहद नहीं लिखा जाता है, उसमें बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं अपने जीवन के यथार्थ प्रसंगों या प्रसंग विशेष को दिनांक, दिन और समय के साथ संक्षेप में लिखना डायरी लेखन है। ठीक है। और इसी तरह जो आत्मकथा भी आपने देखी थी, आत्मकथा क्या होती है कि आत्मकथा लेखक के स्वयं के जो भोगे हुए जीवन का स्वयं ही का जो विवेचन या विश्लेषण करके उसको कलमबद्ध करता है, तो उसको आत्मकथा नाम से जानते हैं। और इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है आगे आने वाले पाठकों के लिए, क्योंकि उस समय का जो परिवेश था उसकी जानकारी हमको मिल जाती है, और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद, नई आशा पैदा हो जाती है। तो इस तरह आपने आत्मकथा और डायरी के विषय में जाना। अब आत्मकथा और डायरी में अंतर को हम देखते हैं। आत्मकथा और डायरी में क्या अंतर है? आत्मकथा, इसमें क्या होता है, इसमें दिनांक नहीं लिखी जाती है। जो आत्मकथा होती है इसमें दिनांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायरी में दिनांक लिखना आवश्यक होता है। डायरी में दिनांक लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वो प्रतिदिन की डायरी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस दिन क्या क्या घटित हुआ। नंबर 2, लेखक स्वयं के जीवन में घटित घटनाओं को पुनः स्मरण करके लिखता है। तो आत्मकथा में क्या होता है, जो लेखक ने पहले भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उनको याद करता है कि कब क्या क्या हुआ था, तो उनको याद कर करके लिखता है। और डायरी में क्या होता है, इसमें लेखक प्रतिदिन क्रमबद्ध और तिथि के साथ लिखता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेखक जो प्रतिदिन यानी कि ज़्यादातर शाम के टाइम लिखते हैं, रात को सोते वक्त डायरी लिखी जाती है, क्योंकि जो प्रतिदिन का लेखा जोखा होता है उसको उसमें डायरी में लिखते हैं। इसमें भूतकालिक घटनाओं का वर्णन होता है, यानी कि जो आत्मकथा होती है, जो भूत में जो बीत गया है, जो निकल चुका, गुजर चुका, उसको याद करके लेखक लिखता है, इसलिए इसको भूतकालिक घटनाओं का वर्णन इसमें मानते हैं।
और डायरी में क्या होता है, इसमें प्रतिदिन का लेखा जोखा होता है, जबकि डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है। इसमें मुख्य घटनाओं का वर्णन होता है। आत्मकथा में क्या होता है, जो मुख्य घटनाएं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, जो लेखक के मस्तिष्क में रह जाती हैं, जिनको बताना उसको लगता है कि पाठकों को बताना ज़रूरी है, तो उन घटनाओं का वर्णन होता है। और डायरी में रोज़मर्रा की घटनाओं का वर्णन होता है। डायरी में छोटी छोटी घटनाएं भी लिख देते हैं। इसमें लेखक अपने निजी जीवन की घटनाओं में स्वयं को रखकर आत्मविश्लेषण करता है। आत्मकथा में क्या होता है, लेखक स्वयं जो उसके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका आत्मविश्लेषण करता है कि उस वक्त जो घटित हुआ था उसमें उसकी क्या भूमिका रही, किस तरह उसको पूरा आत्मविश्लेषण करके उसको लिखता है। और डायरी में क्या होता है, डायरी की घटनाओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण सामान्य व लिपिबद्ध होता है। डायरी में क्या होता है, जैसे वो सारे दिन की घटनाएं लिखता है और उससे उसका सामान्य दृष्टिकोण से लिखता है और उसको सिर्फ लिखता है, लिपिबद्ध करता है। इसमें अनुभव पुराना होता है। वही बात हुई कि इसमें जो लेखक का अनुभव होता है वो पुराना होता है, यानी भूतकाल से उसने वो अनुभव लिया होता है। और जबकि डायरी में अनुभव नया होता है, प्रतिदिन का होता है, कुछ ही समय पहले का अनुभव उसमें होता है। यह एक वृहद अवलोकन है, यानी इसको एक बड़े पैमाने पर देखा जाता है, यानी भूतकाल में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ हो उसको एक बड़े पूरे जीवन का, जितना भी जीवन का वो आत्मकथा लिख रहा है, उस जीवन का एक अवलोकन होता है, उसमें से वो कथा को लिखता है। जबकि डायरी में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी अवलोकन होता है। सूक्ष्मदर्शी यानी वो उसमें जैसे प्रतिदिन की घटनाओं को देख के ना का आकलन करता है, जो प्रतिदिन क्या हुआ था, आज शाम तक क्या हुआ, तो छोटा छोटा अवलोकन उसको मान सकते हैं। और जबकि आत्मकथा में पूरे जीवन का आकलन करके आत्मकथा लिखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही आत्मकथा और डायरी में परस्पर कई समानताएं प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में उनकी आकार प्रकृति में बहुत अंतर पाया जाता है। तो इस तरह आपने आत्मकथा और डायरी में अंतर को आज जाना। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।